हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में हमने शुरू किया था, आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाना शुरू किया था माय डियर। और मैंने आपको कल वाले क्लास में बताया भी था, लास्ट वाली क्लास में बताया था मैंने आपको कि रिफ्लेक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जस्ट सिर्फ 2 लेक्चरों में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये जो आप सभी को पता है कि जो क्रैश कोर्स हो रहा है वो हमारा टारगेट हमेशा से रहा था कि 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। उसी के अकॉर्डिंग मैं अभी तक पढ़ाते आया हूँ। हालांकि बीच में कुछ दिनों तक वीडियो क्लासेस 1-2 दिन नहीं आ रही थी, लेकिन लगातार क्लास जारी है और अभी भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 30 दिसंबर तक आपका ऑप्टिक्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट वाला हिस्सा कवर करा दिया जाए, ताकि आप बहुत आसानी से रिवीजन करते हुए शानदार नंबर लेकर के आए बोर्ड एग्जामिनेशन में माय डियर। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं माय डियर। कल जहाँ पे हमने पढ़ा था बिल्कुल उसके आगे थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं। समतल दर्पण की कहानी हमने कल पढ़ लिया है फिजिक्स के अंदर माय डियर। और समतल दर्पण में हमें एक छोटी सी बात एक जानी थी, मिरर। अगर आप माय डियर अगर समतल दर्पण को मान लीजिए, ये देखिए जो फिगर में आपको दिख रहा है ये वर्टिकल समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण से अगर ये किरण आ रही है तो समतल दर्पण, ये देखेंगे अगर इस फोटो को मैं दोबारा बनाने की कोशिश करूँ तो ये दर्पण है और दर्पण पे ये किरण आ रही है लंब। तो जैसे कल मैंने आपको नॉर्मल ग्रेजिंग का कॉन्सेप्ट, नॉर्मल इंसिडेंस का केस पढ़ा रखा था कि अगर लंब के अकॉर्डिंग, ये दर्पण पे ये लंब है, ये है लंब, और लंब के अनुदिश अगर किरण आएगी तो इसी अनुदिश लौट जाएगी। लंब के अनुदिश से अगर किरण आती है तो उसी के अकॉर्डिंग उसी उधर ही वापस लौट जाएगी। आपको दिख रहा होगा इसमें कि ये दर्पण है, यहाँ से लाइट जा रही है, वापस से रिफ्लेक्ट कर रही है। ये नॉर्मल मैंने बना रखा है, ये आई इंसिडेंट रे, ये आर रिफ्लेक्टेड रे, वापस से उधर ही चली जा रही है। अगर मैं इस दर्पण को, इस मिरर को घुमा देता हूँ, टिल्ट कर देता हूँ, कितना डिग्री? थीटा डिग्री। ये थीटा डिग्री मैंने घुमा दिया है, यानी कि ये वाला जो फिगर आपको बना हुआ है ये बाद का कंडीशन है। कितना डिग्री घुमा दिया गया है? थीटा डिग्री। पहले मिरर दर्पण ऐसे था, इसको मैंने थीटा डिग्री ऐसे घुमा दिया। अब जैसे आपने अगर घुमा दिया तो इस मिरर के अकॉर्डिंग लंब कहाँ आ जाएगा? नॉर्मल। देखेंगे लंब तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो पहले अगर मिरर ऐसे था तब लंब हमारा ऐसे था, लेकिन अगर मिरर आपने ऐसे घुमा दिया तो लंब कहाँ आएगा? लंब इधर की ओर, नीचे की ओर। आपका नॉर्मल कहाँ जाएगा? नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर नीचे की ओर आ जाएगा। तो नया जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल एन डैश यहां बनेगा, आपको पता है। लेकिन आपतित किरण तो वही है ना, आपतित किरण के साथ तो मैंने कोई बदलाव नहीं किया है। तो आपतित किरण अब कितना एंगल बनाएगी? नॉर्मल के साथ। अब बोला सर थीटा एंगल बनाएगी। ये जितना डिग्री आप लंब को घुमाएंगे उतना लंब भी हमारा घूम जाएगा, नॉर्मली घूम जाएगा, तो 90 डिग्री घूम जाएगा। तो आपको पता है कि जितना इंसिडेंट एंगल बनता है उतना रिफ्लेक्टेड एंगल, आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है। तो अब अगर ये थीटा कोण पे आपतित हो रही है किरण तो थीटा कोण बनाकर क्या हो जाएगी? वापस निकल जाएगी माय डियर। तो देखेंगे यहाँ पे अगर आई डैश नया इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे आर डैश कहाँ आ जाएगा? इधर की ओर हो जाएगा माय डियर। किरण अभी भी वही है, केवल नाम बदल रहे हैं। तो आई डैश यहाँ है तो थीटा कोण बना करके इधर निकल गया। तो थीटा और थीटा 2 थीटा बन गया। तो रिफ्लेक्टेड रे जो परावर्तित किरण थी वो 2 थीटा के कोण से घूम गई है माय डियर। अगर हमने दर्पण को, मिरर को थीटा डिग्री घुमाया है तो आपका परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल घूम जाता है, रोटेट हो जाता है। ये फोटो में दर्शाया गया है माय डियर। तो फटाफट से वीडियो रोक करके आप इसका पहले नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। और एक और नोट में मैंने ये बातें लिख रखी हैं कि अगर दर्पण की ओर आप बढ़ेंगे, अगर आप सामने मिरर लगा लीजिए और दर्पण के सामने आप जितनी वेलोसिटी के साथ बढ़िएगा आप, वैसे ही जो आपका इमेज बन रहा होगा पीछे की ओर वो भी मिरर की ओर मूव करेगा। जैसे जैसे आप दर्पण की ओर अपना चेहरा लेके जाएंगे, नज़दीक लेके जाएंगे, वैसे वैसे वो भी इमेज भी क्या होगा? दर्पण की ओर, मिरर की ओर आना शुरू कर देगा। लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो दोगुनी हो जाएगी। आपकी वेलोसिटी अगर v से आप जा रहे हैं तो इमेज 2v से डबल स्पीड के साथ आ रहा होगा। भला ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मिरर की जो वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं माय डियर। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो v इधर से और v उधर से तो जोड़ेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है तो v प्लस v माइनस हो जाएगा। अगर माइनस करेंगे v माइनस माइनस का v तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2v हमें मिल जाता है।
मतलब कि अगर ये मिरर है और मिरर से आप यहाँ पे हैं तो इमेज भी यहाँ है, तो अगर आप v वेलोसिटी के साथ इधर जाएंगे तो ये इमेज भी v वेलोसिटी के साथ दर्पण की ओर मूव करेगा। आप v वेलोसिटी के साथ जाएंगे तो मिरर भी v वेलोसिटी के आ रहेगा। लेकिन अगर इसका वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा, स्पीड सेम है, तो v माइनस माइनस का भी कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में मेरा इमेज, मेरा प्रतिबिंब डबल स्पीड के साथ आएगा। इस मिरर के साथ, दर्पण के साथ स्पीड दोनों की सेम है। अगर मिरर के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो मिरर के रेस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी अगर भी है तो आपको इमेज की भी स्पीड भी ही होगी। लेकिन इस इमेज की स्पीड मेरे रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, 2v हो जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है माय डियर। तो फटाफट से वीडियो पॉज करेंगे और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़े से अब और आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ टॉपिक्स पे चलते हैं माय डियर। अब आगे हम लोग को पढ़ना है, हमने समतल दर्पण की कहानी पढ़ ली, प्लेन मिरर की कहानी पढ़ लिया है माय डियर। अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, गोलीय स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है। तो आप सभी को पहले से भी पता है कि गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर कितने तरीके का होता है। मुझे लगता है आप सभी को पहले से पता है, ये जानकारी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण से परावर्तन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, गोलीय दर्पण से परावर्तन। तो गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर कितने तरह का होता है माय डियर, बोला 2 टाइप्स का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। कौन कौन, बोला सर पहला नंबर होता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। पहला नंबर क्या होता है, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण हमारा कितने तरह का है, 2 तरह का। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं माय डियर, जिसका धंसा हुआ भाग, ये जो धंसा हुआ कर्लिंग भाग, इनर सरफेस जिसकी बात करते हैं, अगर रिफ्लेक्शन जो है इस इनर सरफेस से होता हो तो हम लोग इसके क्या बोलते हैं, कॉनकेव अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा नंबर जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में नाम ही से सब लोग पूछते हैं कि उत्तल का मतलब होता है उठल, मतलब उठा हुआ भाग। अगर उठे हुए भाग से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, यानी अंदर वाला इनर सरफेस क्या हो, आपकी पेंटिंग हो, और आउटर सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हो, तो हम लोग इसको उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब मिरर से संबंधित कुछ बातें आपको पहले से 10th क्लास से पता है, इसमें कोई नया बात नहीं है माय डियर। आपको ऑलरेडी पता है कि जो आपका दर्पण होता है, इस दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव, पोल बोलते हैं। और इस दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष बोलते हैं। किसको, ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और पोल के ठीक बीचों बीच कौन स्थित होता है, फोकस स्थित होता है। क्या होता है, फोकस स्थित होता है माय डियर। और फोकस से इस ध्रुव की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको छोटा f से दिखाते हैं। फोकस दूरी, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, इस फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को किससे दिखाते हैं, बोला सर r से दिखाते हैं, जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। भाई केंद्र से कोई भी रेखा जाएगी तो त्रिज्या ही होगी पोल के ऊपर, इसके ऊपर, मिरर के ऊपर, तो ये वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फोकस हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया।
और इन दोनों के बीच में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? मैंने बोला कि ठीक बीचों बीच होता है। तो F इजकल टू क्या होता है? R/2 होता है। तो फोकल लेंथ, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में ये संबंध है F इजकल टू R/2। 10th क्लास में आपने बहुत आसानी से इसको प्रूफ भी किया है। हमारे एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाने वाला है इसका प्रूफ F इजकल टू R/2 माय डियर। तो आपको बस याद रखना है कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है माय डियर। ये रिलेशन हमें याद रखना है। सेम बातें इसमें भी होंगी, इसमें भी होंगी। ये भी पोल होगा और इधर इसका फोकस हो जाएगा, इधर इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा माय डियर। बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। सेम रिलेशन यहां भी है, उत्तल दर्पण में है। तो ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। दोनों में कहानी सेम ही है। फोकस वही है, फोकस पोल वही है, फोकस वही है, वक्रता केंद्र वही है, बस शेप चेंज हो गया है। एक से धंसे हुए भाग से रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक से उठे हुए भाग से रिफ्लेक्शन होता है। और इसकी वजह से जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है माय डियर, वो अलग अलग कंडीशंस पे प्रतिबिंब बनना चाहिए और बनता है भी माय डियर। तो ये है अवतल और उत्तल लेंस। अब इसमें आपको जानने वाली क्या बात थी? जानने वाली बात इसमें सिर्फ ये है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं आप लोग। तो आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण का उपयोग अगर हम देखें तो कहाँ करते हैं माय डियर? शेविंग मिरर में। कहाँ करते हैं? शेविंग मिरर, जो आपका दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है उसमें, यानी कि जो आप सैलून वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कौन सा? कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। इसके अलावा हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? डॉक्टर्स करते हैं। कौन सा डॉक्टर? डेंटल एंड आई डॉक्टर्स। दांत के डॉक्टर और आंख के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। आंख में छोटी छोटी चीजें खराब हो जाती हैं, कहीं कहीं डॉट्स हो जाते हैं, उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ में दांतों में कैविटी, छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो जाते हैं दांतों में, उन्हें भी साफ साफ देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है माय डियर। इसके अलावा इसका उपयोग अगर हम देखें तो सर्च लाइट में करते हैं। कहाँ करते हैं? सर्च लाइट। सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। ये यूज है अवतल दर्पण का। समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ है? सर्च लाइट में, जो लाइट को क्या करता है? फैला देता है, बल्कि एक जगह पे केंद्रित कर देता है, एक जगह पे सेंट्रलाइज कर देगा। कौन? अवतल दर्पण माय डियर। तो एक जगह पे लाइट को फोकस करता है। तो सर्च लाइट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दांत के डॉक्टर्स या आंख के डॉक्टर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं और शेविंग मिरर में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर उत्तल दर्पण की हम लोग बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? बोला सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर में। कहाँ पे? साइड मिरर। साइड मिरर किसका? ऑफ व्हीकल। जो मोटर गाड़ियां होती हैं उनके, यानी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, सबके जो दर्पण लगा होता है, मिरर लगा होता है, वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस का होता है। तो मोटर गाड़ियों में जो दर्पण लगा होगा वो आपको क्या कहलाता है? उत्तल लेंस होता है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? वाइड व्यू हमें देता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ों को हमें एकदम पास पास करके दिखा देता है। छोटे से दूरी में ही हमको बहुत ज़्यादा चीज़ दिखाई दे देता है बहुत आसानी से। तो इसमें जो है प्रतिबिंब जो बनता है वो बहुत छोटा बनता है वस्तु से। तो साइड मिरर में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मोटर कार में, किसी भी सवारी में आप कह सकते हैं। इसके अलावा माय डियर इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? मेन इंपॉर्टेंट इसका यूज कहाँ है? आपको स्ट्रीट लाइट में। कहाँ यूज करते हैं हम लोग? स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट मतलब समझ रहे हैं ना? रोड पे, जो रोड पे बड़ा बड़ा लाइट लगा होता है उसमें ये उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण आपको लाइट को फैला देता है। तो हमको भी एक लाइट से दूर तक रोशनी चाहिए रोड पे, क्या रोड पे उजाला रहे, इसीलिए ये फैलाने वाला दर्पण इस्तेमाल करते हैं। लाइट को फैला देता है कौन? उत्तल दर्पण। तो स्ट्रीट लाइट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते
हैं माय डियर। तो ये कुछ जानकारियां थी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित, जिसके बारे में बहुत हद तक आपको पहले से भी जानकारी है माय डियर। ठीक है, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात जानते हैं यहाँ पे, जो आप शायद पहले से आपको नहीं पता है। वो क्या पता है माय डियर, देखेंगे क्या वो चीज़ है। वो चीज़ ये है कि अगर आप माय डियर अगर बढ़ाते हैं तो फोकस दूरी के साथ क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान से रखेंगे। मान लीजिए ये एक मिरर है, एक दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। चलिए हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं। मान लीजिए प्रकाश किरण आ रही थी यहां और इतना डिग्री पे बना के चली जा रही थी, तो हमको पता है कि प्रकाश आएगी, एक सेकंड, चलिए देखिए, प्रकाश यहां से आई और यहां से निकल गई। तो प्रकाश अगर आती है तो ये फोकस से निकल जाती है। ये फोकस है माय डियर। ये आपको पता है ये क्या है? ये आई है। ये लंब है, तो लंब के साथ ये कोण आई बनाया और ये कोण आर बना के आपका निकल गया। तो जैसे जैसे हम लोग कोण आई का मान बढ़ाते जाएंगे, एंगल आई, आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा माय डियर, वैसे वैसे जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? घटती चली जाती है। आपको बस ये बात याद रखनी है कि सर जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ये आपतन कोण अगर ऐसा है, आई इतना बना हुआ है, अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो आपतन कोण और बढ़ जाएगा, तो लाइट क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। मतलब अगर माय डियर ये लाइट जो ऐसे आ रही थी, अगर ये लाइट ऐसे आए, यहां से आए, ध्यान दीजिए, तो अगर सर यहां से आएगी तो लंब तो वहीं रहेगा, लंब तो चेंज नहीं होगा, नॉर्मल से तो लाइट जा रही है वो चेंज नहीं होने वाली है। तो आई जो ये बन रहा था, अब आई कितना बनेगा? ये बनेगा। अब अगर आई, तो आपको पता है प्रकाश के परावर्तन में कि जितना कोण आई होता है उतना ही आर होता है। तो अगर आप आई बढ़ाइएगा तो आर भी बढ़ेगा। तो बोला बिल्कुल सर। तो अगर आपने आई बढ़ा दिया, पहले आई इतना था, अब आई इतना हो गया, तो जो परावर्तित किरण यहां आ रही थी वो भी क्या हो जाएगी? कम इधर भाग जाएगी, इधर भाग जाएगी, ये हो जाएगा। क्योंकि हमें ये जब आई बढ़ा है तो आर पहले इतना था, तो आर भी तो बढ़ेगा, आर भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं हम लोग, तो परावर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है और उसकी वजह से परावर्तन कोण के मान बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाती है, घट जाती है। आप ध्यान से देखेंगे कि पहले लाइन ये पास हो रही थी तो फोकस दूरी यहां से यहां था, अब की बार लाइन कहां से पास हो रही है? यहां से पास हो रही है परावर्तित किरण। तो फोकस दूरी अब कितना हो गया? इतना। पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो घट नहीं गया, बोला घट गया सर। तो ये बात आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए कि अगर हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं प्रकाश के परावर्तन में, तो फोकस दूरी का मान रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है माय डियर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी हासिल करते हैं। अब इसके बाद माय डियर एक रिलेशन, एक फॉर्मूला आपको पढ़ना है। वो क्या फॉर्मूला है? आप सभी को पता है, मिरर फॉर्मूला। वो लोग क्या फॉर्मूला है माय डियर? मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र। आप सभी को पता है दर्पण सूत्र कितना होता है माय डियर? कितना होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। किसी भी मिरर में, किसी स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। f क्या होता है? फोकस दूरी होता है। क्या होता है? f फोकस दूरी, फोकल लेंथ। u क्या होता है? वस्तु दूरी। क्या होता है? वस्तु दूरी। अब v क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको कह लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, और ये फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
ये इमेज डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ, ये दोनों के बीच में, तीनों के बीच में आपसी संबंध होता है। फोकस दूरी, आपको वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में क्या संबंध होता है किसी भी गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर के लिए, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो माय डियर, दोनों के लिए फॉर्मूला लागू है 1/f = 1/u + 1/v माय डियर। तो इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसका डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछा जाएगा 12th के पेपर के अंदर माय डियर, चाहे आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम से क्यों ना संबंधित हो, कोई भी बोर्ड में आप पढ़ते हो माय डियर, पर ये फॉर्मूले का रिलेशन ड्राइव करना आपके एग्जाम में कभी नहीं आने वाला है। आगे पढ़ते हैं, इसी से संबंधित हम लोग अब ऑप्टिक्स का वो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय डियर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये चीज माय डियर आप अगर याद रखेंगे तो आपसे ऑप्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा माय डियर। यहां तक कि आप डेरिवेशंस के अंदर भी फंसेंगे ही फंसेंगे, आपको डेरिवेशन भी नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये नहीं पता है। और वो क्या है माय डियर, वो है साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन पूरे ऑप्टिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है माय डियर, चिन्ह परिपाटी। और ये बात भले आप मैट्रिक्स से पढ़ के आए हुए हैं, पर फिर भी मैं आपको यहां पे लिखा रहा हूं क्योंकि इसके बिना ऑप्टिक्स के अंदर। तो पहली बात आपको क्या याद रखनी है, ऐसे लिखेंगे, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी दूरियां पोल से मापी जाएंगी, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरी बात, ऑल द डिस्टेंस in the direction of light is taken as positive। प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ऑल द डिस्टेंसेस इन द अपोजिट डायरेक्शन of light is taken as negative। प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। तो फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए माय डियर, क्योंकि एक बात और है उसे भी हमें लिखना है। तो आप वीडियो पॉज करेंगे, ये तीनों बातें मैंने जो आपको लिखाया है वो फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। लास्ट चौथी बात, द डिस्टेंसेस above the principal axis is taken as positive and below the axis is taken as negative।
प्रधान अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक तथा नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब आप सारी बातें समझ लीजिए फटाफट से कि अगर ये लाइट, ये आपका लाइट अगर आ रहा है इधर से, प्रकाश हमेशा याद रखेंगे बाई कन्वेंशन हमेशा मान्यता याद रखेगी, प्रकाश लेफ्ट टू राइट आएगा। प्रकाश कहां से आएगा? लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं की ओर आएगा। तो प्रकाश हमेशा बाएं से दाएं जाएगा। तो बाएं से दाएं आप कुछ भी डिस्टेंस लेंगे तो सब पॉजिटिव मानना है। लाइट की डिस्टेंस में कोई भी लाइट की डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट से राइट की ओर कोई भी डिस्टेंस लीजिएगा सब पॉजिटिव मानना है। और राइट से लेफ्ट, लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट जाएगा। याद रखिए कन्वेंशन है कि लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट जाएगा। तो आपको जो आपकी डिस्टेंस अगर राइट से लेफ्ट लेंगे, यहां से इधर की ओर जो भी डिस्टेंस लीजिएगा सब का सब डिस्टेंस निगेटिव। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में अगर कोई भी डिस्टेंस आप लेंगे तो पॉजिटिव और नीचे में लेंगे तो नेगेटिव होता है माय डियर। ये कोई नई चीज नहीं है माय डियर, ध्यान से देखेंगे। ये जो आप सिंपल पढ़ते आए हैं ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो बोला माय डियर ये अगर सेंटर है तो सेंटर से राइट साइड में अगर जाएंगे आप तो ये सब प्लस एक्स एक्सिस होता है। अगर सेंटर से लेफ्ट जाते हैं आप तो सब माइनस एक्स एक्सिस होता है। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो प्लस वाई होता है और नीचे आएंगे तो बोला सर माइनस वाई होता है। तो बोला इसे ही तो चीज मैंने लिख रखा है, ये कोई अलग नहीं है। आप देखेंगे लाइट आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसीलिए सेंटर से इस पोल से सारी डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में प्लस एक्स में पॉजिटिव, माइनस एक्स में निगेटिव, ऊपर की ओर प्लस वाई में पॉजिटिव और नीचे की ओर प्रिंसिपल एक्सिस। इसको अगर आप मान लीजिए, इसको पोल मान लीजिए, तो सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं है माय डियर इसके अंदर। चलिए, तो अब हमने बहुत सारी बातें जान लिया है माय डियर। अब कुछ और अब हम लोग आ गए हैं माय डियर, जैसे मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि आपके रिफ्लेक्शन से कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक माय डियर। तो हम लोग रिफ्लेक्शन का अब वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं माय डियर जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है माय डियर। चलिए माय डियर, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं अब मैग्निफिकेशन, आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे माय डियर। तो आवर्धन क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए और इसका क्या फार्मूला है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन तो बोला सर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। नाम पे जाइए ना माय डियर, आवर्धन करना, आवर्धित कर देना, यानी कि आवर्धित करने का मतलब होता है बड़ा या छोटा करना, मतलब साइज में परिवर्तन कर देना। तो किस तरीके का परिवर्तन होता है? अगर नॉर्मल बाई कन्वेंशन अगर हम लोग लें, अगर मान्यता के हिसाब से देखें या नॉर्मली अगर सोशल के हिसाब से, समाज के हिसाब से देखें, तो आवर्धन का मतलब सिंपली हम लोग क्या यूज करते हैं? बड़ा करने के इस्तेमाल करते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा कर देना, लेकिन यहाँ पे मैग्निफिकेशन निगेटिव भी होगा क्योंकि चीजें छोटी भी हो जाएंगी। कई बार मैग्निफिकेशन आपका 1 भी होगा क्योंकि कोई मैग्निफिकेशन होगा ही नहीं माय डियर, मतलब कोई भी बड़ा या छोटा होगा ही नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो कई तरह की कंडीशंस होती हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं माय डियर। तो आप लीनियर मैग्निफिकेशन आवर्धन का फॉर्मूला लिखेंगे, m बराबर होता है hi/h0 या माइनस का v/u। ये रैखिक आवर्धन का फार्मूला आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, I से इमेज, O से ऑब्जेक्ट, ये प्रतिबिंब दूरी, ये वस्तु दूरी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कहलाता है?
मैग्निफिकेशन कहलाता है, आवर्धन कहलाता है माय डियर। तो ये आवर्धन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। यही टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। अब आप जरा मुझे बताइए, आवर्धन में आप मुझे बताइए, अगर आवर्धन माय डियर, ये मैग्निफिकेशन अगर माय डियर क्या हो, पॉजिटिव हो, इसका क्या मतलब है? अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब ये है सर, सुनिए मेरी बात, ध्यान दीजिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव मानेंगे मिरर के केस में। मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो मिरर के केस में हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या मानेंगे, क्या मानेंगे माय डियर? पॉजिटिव मानेंगे माय डियर। और हमेशा ही होगा, चाहे लेंस हो चाहे आपका मिरर हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला कि मिरर से प्रकाश जो है हमेशा लेफ्ट से राइट आएगी, उसी तरीके से वस्तु प्रधान अक्ष के हमेशा ऊपर ही स्थित होगा, प्रधान अक्ष के ऊपर ही हमेशा वस्तु को हमें रखना है, ये मान्यता के हिसाब से माय डियर। तो इसीलिए हमेशा वस्तु की जो ऊंचाई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा माय डियर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी नीचे वाला वैल्यू फिक्स है माय डियर कि हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है। हालांकि हम लोग पढ़ेंगे जब आपका क्या, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी होती है ना, वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। तो हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वास्तविक वस्तु की बात करेंगे। वस्तु है, इसलिए हम लोग वास्तविक वस्तु हमेशा ही सीधा होगा, और सीधा कहाँ रखा होगा? दर्पण के प्रधान अक्ष के ऊपर रखा होगा माय डियर। तो ये हमेशा पॉजिटिव है। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रधान अक्ष के ऊपर भी बन सकती है और नीचे भी बन सकती है। और अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन में लिखाया कि अगर ऊपर बनेगी तो ऊपर की डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना होता है और नीचे की डिस्टेंस को निगेटिव लेना है। तो अगर ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये डिसाइड ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो फिक्स है पॉजिटिव। कौन डिसाइड करेगा? प्रतिबिंब डिसाइड करेगा हमारे। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रधान अक्ष के ऊपर है, यानी ऊपर बन रही है प्रतिबिंब, तो पॉजिटिव होगी, तो ऊपर भी पॉजिटिव होगा, तो m क्या मिलेगा? पॉजिटिव माय डियर। तो हमेशा अगर वस्तु, अगर प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है, प्रतिबिंब मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब ऊपर ही बन रहा है। और ऊपर प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा है माय डियर, तो कैसा बनेगा? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। तो ये क्या बनेगा? m बता रहा है कि जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? इरेक्ट, मतलब काल्पनिक बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। कैसे काल्पनिक और सीधा बनता है? तो अगर आवर्धन का मान धनात्मक है, इसका मतलब, आवर्धन अगर धनात्मक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा ही बना है, प्रधान अक्ष के ऊपर ही बना है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा। सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, और अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो हमेशा वास्तविक होगा। इस बात को आप हमेशा दिमाग में बैठा कर रखेंगे, नोट बना करके लिख लीजिए। अगर इमेज, प्रतिबिंब माय डियर, जो प्रतिबिंब है, अगर वो प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा, और अगर प्रतिबिंब सीधा है माय डियर, सीधा, तो सीधा जो बनेगा प्रतिबिंब, तो कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। कैसा? काल्पनिक। और अगर उल्टा बन रहा है तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ये बात आपको याद रखना है। अगर उल्टा मतलब इन्वर्टेड, अगर इन्वर्टेड बनेगा तो कैसा बनेगा? रियल होगा। और अगर सीधा है, इरेक्ट है, तो काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। ये बात आपको दिमाग में बस बैठा के रखनी है, अगर इस चीज़ को समझना है बहुत अच्छे से, तो कि अगर प्रतिबिंब सर उल्टा बन रहा है तो वास्तविक होगा हमेशा। किस केस में छोड़ के? आप दर्पण वगैरह का क्या बोलते हैं उसे, आप माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की कहानी हम लोग नहीं बयां कर रहे हैं। जब वो पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे क्या अलग चीज हो रहा है वहां पे। फिलहाल भाई भी अभी नॉर्मली आप जनरली मान के चलेंगे कि प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो वास्तविक है, और अगर प्रतिबिंब सीधा है तो
तो काल्पनिक बनेगा। तो प्रतिबिंब अगर सीधा बनेगा तभी ना उसका हाइट भी, ऊंचाई भी पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव भी ऊपर होगा नीचे पॉजिटिव, तभी तो आवर्धन पॉजिटिव होगा माय डियर। तो ये बताएगा आवर्धन, क्या बताएगा कि पॉजिटिव है, इसका मतलब वह प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक है। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो आप समझ जाएंगे कि निगेटिव कब होगा, जब ऊपर वाला निगेटिव होगा, क्योंकि नीचे तो ऑलवेज पॉजिटिव फिक्स है, तो ऊपर में निगेटिव होगा तभी जाकर के आवर्धन निगेटिव होगा। तो ऊपर में निगेटिव कब होगा, इसका मतलब नीचे बनेगा, और नीचे बनेगा उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो रियल बनेगा, इसका मतलब कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा, रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो हमको अपने आप से समझ जाना है कि प्रतिबिंब जरूर से जरूर वास्तविक ही होगा और उल्टा होगा, तभी आवर्धन निगेटिव है माय डियर। इस बात को पॉजिटिव निगेटिविटी से आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर आवर्धन का मान, अगर मैं बोलूं क्या है, 1 है, क्या है आवर्धन, 1 है, तो 1 कब होगा माय डियर, जब दोनों का साइज सेम हो, सेम साइज, यानी कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों सेम हो जाए। अगर ये प्रतिबिंब की ऊंचाई भी वही हो जित वस्तु की ऊंचाई है, तो दोनों कट के एक नहीं हो जाएगा, बोला हो जाएगा सर। और यही तो होता है समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में क्या होता है, दोनों की ऊंचाई सेम रहती है, इसलिए आवर्धन का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर यही आवर्धन 1 होकर के -1 लिखा हो तो बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस है तो निगेटिव आ गया, निगेटिव का मतलब प्रतिबिंब सर रियल बनेगा। अरे बस समझ में, अगर प्रतिबिंब माइनस लग गया मतलब रियल बनेगा, उल्टा बनेगा। और अगर 1 है माने सेम आकार का, आकार भी क्या होगा, सेम होगा। अगर यही आवर्धन +1 लिखा हो, इसका मतलब ये हो गया माय डियर कि पॉजिटिव, मतलब कि काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, ये तो तय हो गया पॉजिटिव देख के ही। अब +1 देव बता रहा है, 1 बता रहा है कि सेम आकार का बनेगा, आकार भी क्या होगा, सेम होगा माय डियर। तो ये पॉजिटिव निगेटिव बातें जो हैं आपको बहुत अच्छे से समझनी थी, और डायरेक्शन और साइन कन्वेंशन मैंने जो बताया वो आपको बहुत शानदार तरीके से जानना था मैंने। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे सारी बातें, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए अगर यही मैग्निफिकेशन माय डियर, यही मैग्निफिकेशन, यही m की वैल्यू अगर 1 से कम हो गई, तो 1 से कम कब होगा, 1 से कम कब होगा माय डियर, 1 से कम कब होगा, जब ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाए, कम। ये अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है, 1 से कम है माय डियर, इसका मतलब कब होगा, 1 से कम कब होगा, जब जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो छोटी हो जाए वस्तु से। ये साफ साफ बताएगा। तो इसका मतलब प्रतिबिंब का जो आकार है वो क्या होगा, छोटा। अगर ऊपर वाला मान कम हो, ऊपर वाला मान 2 हो और नीचे का मान 3 हो, तब ना ये 1 से कम आएगा, ये वैल्यू क्या होगी, 1 से कम तभी तो आएगी। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो बनेगी, प्रतिबिंब का जो आकार बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा, अगर m का मान 1 से कम है तो माय डियर। अगर वहीं m का मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब कि 1 से बड़ा कब होगा, जब ऊपर वाला 3 हो जाए और नीचे वाला 2 हो जाए, तब ना हम बोलेंगे कि 1 से बड़ा वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा वस्तु से। ये मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो ये दिखा रहा है माय डियर। तो ये सब चीजें मैग्निफिकेशन, और मैं बोल रहा हूं मैग्निफिकेशन से ही परिवर्तन से क्वेश्चन आता है। रिफ्लेक्शन से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको मैग्निफिकेशन से आने की संभावना 99% है माय डियर, बाकी 1% बाकी के टॉपिक से क्वेश्चन आने की होती है। ठीक है, चलिए फटाफट से हमने इसे पढ़ लिया। अब मैग्निफिकेशन के बाद हम लोग के पास बचा हुआ है लास्ट टॉपिक माय डियर, क्या, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन की कहानी हमें जल्दी से जल्दी 5 से 7 मिनट में पढ़ लेनी है, जिसे आप 10th क्लास में बहुत प्यार से बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ भी से पढ़ ले रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, पर थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ ले रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन मतलब कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु कहाँ कहाँ रखें कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन जाए माय डियर। और ये बात आप ऑलरेडी 10th क्लास में 6 डायग्राम अलग अलग ड्रॉ करके आप पढ़ के आए हुए हैं। तो हम लोग पहले नंबर में सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, अवतल लेंस, अवतल दर्पण बल्कि कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण।
तो अवतल दर्पण की कहानी हम पढ़ लेते हैं। हम अब 6 अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करके आपको यहाँ नहीं दिखाने वाले हैं कि कहाँ पे रखेंगे इमेज, कैसे बनेगा सिंगल, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आएगा भी नहीं। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कहाँ ऑब्जेक्ट हो कि उसका इमेज कहाँ बने, इसलिए हम लोग एक सिंगल फिगर से पूरी कहानी खत्म कर देंगे। ये है माय डियर आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये होगा पोल, ये होगा फोकस, ये होगा वक्रता केंद्र, और ये कहाँ होगा, अनंत होगा। ठीक है, ये क्या है आपका अवतल दर्पण है। चाहे तो आप इसकी पेंटिंग कर दीजिए या चाहे तो नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बोला सर पहला कंडीशन कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, अनंत पे हो। दूसरा कहाँ होता है कंडीशन कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चौथा कंडीशन होता है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। पांचवा कंडीशन होता है कि फोकस पर स्थित हो। और छठा कंडीशन होता है कि पोल और ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो। ये 6 कंडीशन होती है माय डियर, किसके लिए, वस्तु के लिए। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन है। या तो वस्तु अनंत पे होगा, नहीं तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। तीसरा कंडीशन कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर ही होगा। चौथा कंडीशन कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। पांचवा कंडीशन कि फोकस के ऊपर ही होगा। और छठा और आखिरी कंडीशन कि पोल और फोकस के बीच में होगा माय डियर। ठीक है, तो ये बातें आपको जाननी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर वस्तु अनंत पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है माय डियर, उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पे बनता है। कहां बनता है, फोकस पे बनता है। 1 ये 1 से मैं दिखा रहा हूं वस्तु को और डैश डैश से दिखाऊंगा प्रतिबिंब को। तो आप ध्यान से देखते चलेंगे। 1 अगर देखिए सारा का सारा ऑब्जेक्ट कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। कन्वेंशन है कि हमेशा ऊपर ही रखना है माय डियर। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। दूसरा, अगर हम लोग देखिए एक चीज आप समझ जाइए कि जैसे जैसे वस्तु को आप खसकाइएगा वैसे से प्रतिबिंब इधर की ओर हटता चला जाएगा। तो वस्तु यहां है तो फोकस यहां, प्रतिबिंब बना। अगर वस्तु थोड़ा और पीछे जाएंगे तो प्रतिबिंब और आगे भागेगा। तो जहां 2 है वस्तु वहां पर 4 डैश पे क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो 2 डैश यहां बनेगा। ये वक्रता केंद्र है C। आप सभी को पता है कि जितना वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन जाता है। चौथा, अगर वक्रता केंद्र फोकस के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो आपका प्रतिबिंब इमेज कहां बनेगा माय डियर, इमेज बनता है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में। और अगर पांचवा कंडीशन, अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, फोकस पर रख दिया, तो उसका इमेज कहां बनेगा, इन्फिनाइट पे बनेगा। कहां बनेगा, इन्फिनाइट पे बनेगा। और लास्ट छठा कंडीशन कि अगर आपने पोल और फोकस के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इमेज के आपका मिरर के दूसरे साइड में बनेगा 6 डैश। ये कंडीशन है और आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से ड्रॉ करेंगे माय डियर। अलग तरीके से बिल्कुल है ये फोटो, आपको कॉपी में ड्रॉ करना है, आपको यही याद रखना है। बिल्कुल देखेंगे, ये देखिए सीढ़ी नुमा बना हुआ है, सीढ़ी के जैसा, सीढ़ी के जैसा है। सारी वस्तु दूरी, वस्तु का आकार सेम बनाना है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार अलग अलग है। ध्यान देखिए, ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा है माय डियर। तो आप ऐसे एकदम बनाना है ताकि आपको दिखे, फोटो में ही दिखे कि वस्तु कहां रखेंगे तो उसका आकार भी कैसा बनेगा। आपको दिख रहा है कि अगर अनंत पे होगा तो फोकस पे बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, और जैसे अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता चला जाता है, वक्रता केंद्र पर सेम आकार का बनता है। और जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम फोकस की ओर बढ़ते हैं, इमेज दूर भागेगा और उसका हाइट बढ़ता चला जाता है। और लास्ट जो कंडीशन 6 है वो 6 डैश मिरर के दूसरे हिस्से में बनता है। जो क्या बनता है माय डियर, ये सीधा बन गया है। और सीधा कभी भी बनेगा तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, काल्पनिक होगा। और यहां पे क्या होगा, बिगर होगा। क्या होगा, बिगर माने बड़ा। ये है काल्पनिक, ये है सीधा और ये है बड़ा। इसका आवर्धन क्या होगा, बड़ा है
तो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, +1 से बड़ा, +1। देखिए ध्यान से, पॉजिटिव आवर्धन का मान 6 डैश के लिए प्लस लिया है, क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बना है। अभी मैंने आपको सारी कहानी समझाई है माय डियर। ऊपर में बना है, सीधा बन गया प्रतिबिंब, तो आवर्धन पॉजिटिव होगा। और चूंकि बड़ा भी बन रहा है, बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, इसलिए 1 से ज्यादा होगा। इस बात का ख्याल रखेंगे, यही सब क्वेश्चन है माय डियर। तो 1 डैश से जो 5 डैश बना है, यहां से 1 डैश से लेकर के 5 डैश, ये सब के सब कैसे हैं? उल्टा बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? उल्टा, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा तो हमेशा कैसा होगा? रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल। उल्टा और वास्तविक, तो उल्टा और वास्तविक बना। अब आप आसानी से मैग्निफिकेशन सब के लिए लिख सकते हैं। जो ये 1 डैश होता है, ये इसका साइज जो होता है वो पॉइंट साइज का होता है, और इसका जो है आपका मैग्निफिकेशन वो 0 होता है, क्योंकि इसका आकार, वस्तु का आकार, हम लोग प्रतिबिंब का आकार 0 मानते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज 0 हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन भी 0 हो जाएगा। यहाँ 2 डैश ये क्या हो जाएगा? ये मैग्निफिकेशन इसकी वैल्यू होगी, और ये क्या होगी? 1 से कम होगी, वो भी कौन सी? -1 से कम होगी। 3 डैश का जो मैग्निफिकेशन होगा वो -1 होगा। 4 डैश का जो मैग्निफिकेशन होगा वो ग्रेटर देन होगा, किससे? -1 से। और 5 डैश का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? माइनस अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत, क्योंकि अनंत पे प्रतिबिंब बनता है, उसका हाइट भी अनंत मान लेते हैं, तो इसलिए माइनस का अनंत हो जाएगा। तो सबका मैंने मैग्निफिकेशन भी ऑलरेडी लिख दिया है, और कैसा बनेगा वो भी लिख दिया है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो आशा करता हूं बहुत जबरदस्त तरीके से आप इस बात को समझ गए होंगे, और फटाफट से नोट डाउन भी कर लीजिए। फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए माय डियर। अब मैं इसे मिटा करके 2 मिनट में खत्म करूंगा। कॉन्वेक्स मिरर माय डियर, इसे आप लिख लेंगे कॉपी में, नोट्स बना लेंगे इसका। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं फटाफट से किसके ऊपर? कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर आ गए हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई, क्योंकि टॉपिक्स कुछ ज़्यादा थे माय डियर, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उत्तल दर्पण, बोला सर माय डियर उत्तल दर्पण में केस कुछ ऐसे होगा। ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसमें 2 ही केस होते हैं, 2 ही केस होते हैं माय डियर। 1 यहाँ, 2 यहाँ। इधर हो जाएगा इसका फोकस, तो फोकस पे बन जाएगा 1 डैश, और फोकस और पोल के बीच में बन जाएगा 2 डैश। और ये अनंत पे पहला कंडीशन, और ये होता है दूसरा कंडीशन, एनीवेयर, कहीं भी रखिए। उत्तल दर्पण के केस में, उत्तल दर्पण के केस में पहला कंडीशन की वस्तु अनंत पे रखिएगा तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, और दूसरा कि अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दीजिए, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दीजिए, आपका इमेज, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपका पोल और फोकस के बीच में बनता है, पोलर फोकस के बीच में बनता है। और दोनों ही जो होती है माय डियर, दोनों ही जो चीजें होती हैं, कौन? दोनों जो इमेज बनती है दोनों छोटी और सीधी बनती है, दोनों और छोटी और सीधी। तो मैग्निफिकेशन दोनों का क्या हो जाएगा माय डियर? दोनों का मैग्निफिकेशन लेस देन +1 होगा, 1 से छोटा, क्योंकि सीधी बन रही हैं तो पॉजिटिव, और आकार में कम है इसलिए 1 से छोटा। तो ये क्या बनेगा? ये जो प्रतिबिंब बनती हैं वो सीधा बनती हैं, और सीधा कभी भी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा? बोला सर काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक, और छोटा बनेगा, छोटा। ठीक है, तो ये है उत्तल दर्पण माय डियर। ये क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण की कहानी हो गई। आशा करता हूं फटाफट से लिख लेंगे। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे लिए रह गया है, वो क्या है? पावर ऑफ मिरर। दर्पण की शक्ति, दर्पण की शक्ति को P से दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है 1/F, लेकिन फोकस दूरी जो होती है वो मीटर में रखनी है। किस में रखनी है? मीटर में। इस बात का ख्याल रखेंगे। दर्पण की शक्ति का फॉर्मूला याद रखना है। दर्पण की शक्ति, पावर ऑफ मिरर, दर्पण की शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? 1/F होता है, माइनस का 1/F। F क्या होता है?
फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी का उल्टा व्युत्क्रमानुपाती पावर, दर्पण की शक्ति कहलाती है माय डियर। तो 1/f, लेकिन ध्यान रखना है कि फोकस दूरी किस में होना चाहिए, मीटर में। लेकिन कभी भी आपको क्वेश्चन में मीटर में फोकस दूरी नहीं देगा, हमेशा सेंटीमीटर में देगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके तब लिखिएगा यहां पे माय डियर पावर की वैल्यू। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, जिसे हम लोग डी से दिखाएंगे। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। पावर का, दर्पण का हो पावर चाहे लेंस का हो पावर, फॉर्मूला सेम होगा, मात्रक भी सेम होगा, डायोप्टर माय डियर। तो ये था आज का क्लास और प्रकाश का परिवर्तन इसके साथ ही समाप्त हो गया है माय डियर। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और मैंने आपको कल वाले क्लास में बता ही रखा है कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिफ्रैक्शन से आते हैं। तो रिफ्रैक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माय डियर।